तो गाइस कैसे हो सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो मैं एक न्यू वीडियो लेकर आ चुका हूँ और इस पार्ट में तुम्हें काफी ज्यादा मजा आने वाला है। सो वीडियो देखो और एंजॉय करो। जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, मेंगहाओ ने अपनी एवर बर्निंग फ्लेम को अब्जॉर्ब करके फायर टोटम हासिल किया और मेटल और वुड के साथ मिलाकर अपनी 5 कलर्ड नेसेंट सोल पावर को नेक्स्ट लेवल तक ले गया। इस जबरदस्त पावर से उसने पूरी बैटलफील्ड को हिला दिया, माइनर टेलीपोर्टेशन अनलॉक की और दुश्मनों को भागने पर मजबूर कर दिया। तो अब इसके आगे क्या होगा ये जानेंगे हम लोग इस वीडियो के माध्यम से। सेल्फ डेटोनेशन की पावर मेंगहाओ के सामने बिल्कुल बेकार थी और ये सब आइलस लार्वा की वजह से था। जब धमाका खत्म हुआ और धुआं छटा, तब मेंगहाओ ने घबराए हुए नेसेंट सोल को देखा जो अपनी जान बचाकर वहां से भागने की कोशिश कर रहा था। मेंगहाओ ने बस अपना सीधा हाथ लहराया और आइलस लार्वा सिल्क हवा में सीटी बजाते हुए बाहर निकली और उस नेसेंट सोल को चारों तरफ से घेर लिया। नेसेंट सोल के चेहरे पर गहरी मायूसी छा गई। उसने तुरंत अपने हाथों से एक इनकैंटेशन बनाया ताकि वो इस हमले का मुकाबला कर सके। उसके चारों तरफ एक चमकती हुई तेज रोशनी पैदा हुई, लेकिन जैसे ही उसने आइलस लार्वा सिल्क को छुआ, वो रोशनी कांच की तरह बिखर गई। आइलस लार्वा सिल्क ने उस नेसेंट सोल को बड़ी बेरहमी से जकड़ लिया और उसे तब तक दबाया जब तक वो पूरी तरह कुचलकर खत्म नहीं हो गया। एक बहुत ही दर्दनाक चीख सुनाई दी जब स्कॉर्पियन ब्रांच के उस एल्डर ने पहले अपनी फिजिकल बॉडी खो दी, फिर उसने अपनी मौत का वो खौफनाक मंजर देखा जब उसका नेसेंट सोल भी छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया। उसके मरते ही वहां मौजूद हर देखने वाले का कलेजा कांप उठा। मेंगहाओ के हमले करने का ये खूंखार तरीका और उसकी बेरहमी ने यह साफ कर दिया था कि वो आज किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ना चाहता। ऊपर से उसके टेलीपोर्ट होने की काबिलियत ने उसे इस लायक बना दिया था कि वो नेसेंट सोल स्टेज के बड़े कल्टीवेटर्स से भी आंख से आंख मिलाकर लड़ सके। आसपास खड़े बाकी नेसेंट सोल कल्टीवेटर्स पहले से ही बुरी तरह जख्मी थे। ऊपर से उनका सेक्रेट स्कॉर्पियन बाहर की दुनिया से कट चुका था, जिस वजह से उनके नेसेंट सोल्स कमजोर और अस्थिर पड़ रहे थे। सुप्रीम प्रीस्ट के चेहरे पर नफरत साफ दिख रही थी, लेकिन वो बिना सोचे समझे तुरंत पीछे हट गया क्योंकि वो अब मेंगहाओ के साथ और लड़ने का खतरा नहीं उठाना चाहता था। बाकी के 8 नेसेंट सोल कल्टीवेटर्स भी डर के मारे कांप रहे थे। अगर वो अपनी पूरी ताकत में होते तो शायद वो सब मिलकर मेंगहाओ का सामना कर लेते, लेकिन अब वो बुरी तरह जख्मी थे और उनका लड़ने का हौसला खत्म हो चुका था। वो मेंगहाओ से जितना हो सके उतनी दूरी बनाने लगे। ये देखकर मेंगहाओ ने अंदर ही अंदर चैन की सांस ली। उसे पता था कि या तो उसे बहुत तेजी से मारना होगा या फिर एक साथ कई लोगों को खत्म करना होगा। ये नेसेंट सोल कल्टीवेटर्स बहुत ही चालाक और पुराने खिलाड़ी थे, जिन्हें मरना इतना आसान नहीं था। उसने अभी अभी एक चाल चली थी ताकि वो उनमें से एक को तुरंत खत्म कर सके, और उसका नतीजा ये निकला कि बाकी सब अब लड़ना नहीं चाहते थे। अगर वो अब भी लड़ते तो मेंगहाओ के लिए उन्हें मरना मुश्किल हो जाता। तो ये लोग अब नहीं लड़ना चाहते, ठीक है, मेंगहाओ ने अपने मन में सोचा। मैंने इनके दिमाग में मौत का डर बैठा दिया है। अगली बार इनका सामना हुआ तो इन्हें मरना और भी आसान होगा। उसने गहरी सांस ली और उसकी आंखों में गजब का कॉन्फिडेंस चमक रहा था। ये पहली बार था जब उसने अकेले किसी नेसेंट सोल को मारा था। इस पल के बाद कल्टीवेशन की दुनिया में उसके पैर मजबूती से जम चुके थे। मेटल टाइप टोटम मिलने से पहले भी वो नेसेंट सोल कल्टीवेटर को मार सकता था, लेकिन इतनी आसानी से नहीं। अब उसके पास फायर टाइप टोटम के साथ कुल 3 टोटम थे। हालांकि वो अभी भी कोर फॉर्मेशन के टॉप लेवल पर था, लेकिन उसकी ताकत ने कोर फॉर्मेशन और नेसेंट सोल के बीच की उस नामुमकिन खाई को पूरी तरह भर दिया था। मेंगहाओ एक बार फिर हवा में गायब हुआ और जब वो दोबारा दिखा तो वो जाओ चुनमू के बिल्कुल बगल में खड़ा था। जाओ चुनमू डर के मारे बुरी तरह चीखा और उसका चेहरा खौफ से बिल्कुल सफ़ेद पड़ गया। मेंगहाओ ने ठंडे लहजे में बोला, जब मैं किसी बड़ी मछली को नहीं पकड़ सकता तो फिर इस चारे की भी कोई ज़रूरत नहीं है। मेंगहाओ ने धीरे से अपना हाथ उठाया। जाओ चुनमू के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। जैसे ही मेंगहाओ ने उसके माथे पर उंगली से टैप किया, वो हल्का सा टैप एक भयंकर धमाके में बदल गया और जाओ चुनमू का सिर फट गया। उसका शरीर जमीन पर गिरकर तड़पने लगा। वहीं दूसरी तरफ बैटलफील्ड में क्राउड डिविनिटी ट्राइब्स और स्कॉर्पियन ब्रांच के बीच की लड़ाई और भी तेज हो गई थी। मेंगहाओ द्वारा एक नेसेंट सोल को मार दिए जाने के बाद कोई भी एल्डर उसके पास आने की हिम्मत नहीं कर रहा था। जब उसने स्कॉर्पियन ब्रांच के होली सन को भी मार दिया तो उनका लड़ने का जज्बा पूरी तरह टूट गया। वो पीछे हटने लगे और क्राउड डिविनिटी ट्राइब्स उन पर भारी पड़ने लगे। हर तरफ मौत का शोर था। अब उनके सिर्फ 1000 से भी कम लोग बचे थे, लेकिन वो सब अपनी सारी थकान भूलकर पागलों की तरह हमला कर रहे थे। इस लड़ाई में मेंगहाओ की 7000 नियो डीमंस की सेना सबसे बड़ा सहारा थी। अगर वो न होते तो क्रो डिविनिटी ट्राइब्स इस जंग को आगे नहीं ले जा पाते। मेंगहाओ बैटलफील्ड पर खड़ा चारों तरफ देख रहा था, तभी उसकी नज़र जाओ युलान पर पड़ी। उसे देखते ही जाओ युलान का चेहरा उतर गया। उसके पास खड़े 2 नेसेंट सोल एल्डर्स और हाई प्रीस्ट भी घबरा गए। मेंगहाओ के इस बहादुरी ने उनकी रूह कपा दी थी। तभी अचानक आसमान में बिजली कड़की, लेकिन ये आवाज़ बहुत अजीब थी,
ऐसा लग रहा था जैसे हजारों लाखों लोग एक साथ रो रहे हों। ये आवाज़ इतनी भयंकर थी कि इससे किसी की भी आत्मा कांप जाए। बिजली के बाद बारिश शुरू हो गई, जो बैंगनी यानी वायलेट रंग की थी। इस बार ये हल्की बारिश नहीं थी, बल्कि बहुत तेज़ बौछार थी जो हर तरफ गिर रही थी। इस बारिश में मौत की एक ठंडक थी, जैसे ये पूरी दुनिया को ख़त्म कर देना चाहती हो। ज़मीन पर गिरते ही ये पानी किसी बुरे शगुन की तरफ फैलने लगा। मैंगहाओ को अचानक खतरे का एहसास हुआ और उसने आसमान की तरफ देखते हुए दुख व्यक्त किया। इस बारिश में कुछ तो बहुत गलत था। ठीक उसी वक्त आसमान में एक तेज़ रोशनी चमकी और 20,000 5 पॉइजन स्ट्राइप के कल्टीवेटर्स वहां आ पहुंचे। उन्हें देखकर स्कॉर्पियन ब्रांच के लोगों की आंखों में फिर से उम्मीद जाग गई। मैंगहाओ की आंखें सिकुड़ गईं और वो तुरंत पीछे हटा। मैंगहाओ ने चिल्लाकर बोला, क्रो डिविनिटी ट्राइब्स के लोगों, शील्ड के पीछे हट जाओ। उसकी आवाज़ सुनते ही सभी लोग तेज़ी से पीछे हटने लगे और बैटलफील्ड पर दोनों फौजों के बीच एक बड़ा खाली मैदान बन गया। 5 पॉइजन स्ट्राइप के लोग बड़े घमंड के साथ आगे बढ़ रहे थे। उनकी आंखों में सिर्फ मौत का नशा था। उनके साथ कई ड्रैगनियस थे जिनके पास हजारों नियो डीमंस थे, जो पूरे आसमान को ढक रहे थे। इनमें 30 से ज़्यादा नेसेंट सोल कल्टीवेटर्स थे और सबसे आगे एक सफ़ेद कपड़ों वाला बूढ़ा था जिसका रंग गहरा भूरा था। वो लेट नेसेंट सोल स्टेज का एक बहुत ही खतरनाक कल्टीवेटर था। वो 5 पॉइजन स्ट्राइप का सबसे बड़ा हाई प्रीस्ट था। सभी ने उसे देखकर अपना सिर झुकाया। प्रणाम हाई प्रीस्ट। हम आपका स्वागत करते हैं हाई प्रीस्ट। स्पाइडर ब्रांच हो या स्कॉर्पियन ब्रांच, सब ने उस बूढ़े के सामने घुटने टेक दिए, यहां तक कि जाओ युलान ने भी। इतने ताकतवर दुश्मन का सामना करना क्रो डिविनिटी ट्राइब्स के बस की बात नहीं थी। ऊपर से उनकी शील्ड भी अब कमज़ोर हो रही थी और मुश्किल से 4 घंटे और चल सकती थी। मैंगहाओ शील्ड के बाहर खड़ा था। उसके साथ बाकी ट्राइब्स के एल्डर्स भी थे, जिन सब के चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। मैंगहाओ ने अपने 7,000 नियो डीमंस को शील्ड के चारों तरफ तैनात कर दिया। चारों तरफ मौत जैसी खामोशी थी और वायलेट बारिश और तेज होने लगी थी। इस खामोशी को तोड़ते हुए हाई प्रीस्ट ने ठंडे दिमाग से बोला, किसी को भी जिंदा मत छोड़ो। ऑर्डर मिलते ही 20,000 कल्टीवेटर्स और उनके नियो डीमंस एक भयंकर गरज के साथ मैंगहाओ की तरफ लपके। लेकिन मैंगहाओ ने अभी तक अपना आखिरी पत्ता नहीं खेला था। उसके पास अभी भी एक ऐसी चीज थी जो बाजी पलट सकती थी। मैंगहाओ ने जोर से चिल्लाया, वाइन्स, थॉर्न रैम्पार्ट। ये बोलते ही वाइल्ड जायंट के शरीर से एक खूनी रंग की बेल निकली और जमीन के अंदर घुस गई। अगले ही पल पूरी जमीन फट गई और हजारों बड़े बड़े कांटे बाहर निकल आए। कुछ कांटे 25 मीटर लंबे थे तो कुछ 300 मीटर से भी बड़े। इन कांटों ने क्रो डिविनिटी ट्राइब को एक दीवार की तरह घेर लिया। ये कांटे फ्रिजिड स्नो क्लैन के सीक्रेट रेलिक थे जो मैंगहाओ की वाइन ने अपने अंदर सोख लिए थे। हाई प्रीस्ट ये देखकर दंग रह गया, क्योंकि ये थॉर्न रैम्पार्ट इतना मजबूत था कि स्पिरिट सेवरिंग स्टेज से नीचे का कोई भी इसे नहीं तोड़ सकता था। हाई प्रीस्ट ने बोला, ये तो फ्रिजिड स्नो क्लैन का एनिहिलेशन थॉर्न रैम्पार्ट है। कहते हैं कि स्पिरिट सेवरिंग स्टेज से नीचे कोई इसे नहीं तोड़ सकता। चलो आज देखते हैं ये सच है या झूठ। हाई प्रीस्ट ने समले का इशारा किया। मैंगहाओ ने जमीन पर बैठकर अपने खून की एक बूंद उस रैम्पार्ट को दी ताकि वो उसे पूरी तरह कंट्रोल कर सके। बाहर से बहुत जोर जोर से धमाके हो रहे थे, क्योंकि दुश्मन की सेना उन कांटों से टकरा रही थी। हजारों नियो डीमंस उन कांटों से टकराकर मरने लगे। कुछ ही देर में दुश्मन के 3,000 लोग उन कांटों से चिदड़ गए और उनका शरीर सूख कर एक लाश में बदल गया, क्योंकि वो कांटे उनका जीवन सोख रहे थे। लड़ाई बहुत भयानक हो चुकी थी, लेकिन तभी आसमान में फिर से वही रोने वाली बिजली कड़की और वायलेट बारिश इतनी तेज हो गई कि जमीन पर पानी जमा होने लगा। जब हाई प्रीस्ट की नज़र उस बारिश के पानी पर पड़ी तो उसके होश उड़ गए। उसका पूरा शरीर डर के मारे कांपने लगा। वो एक लेट नेसेंट सोल स्टेज का इतना बड़ा कल्टीवेटर था, लेकिन उसके चेहरे पर ऐसी दहशत थी जो तबाही से कहीं ज़्यादा भयानक थी। उसे किसी ऐसी चीज़ का एहसास हो गया था जो उसके पूरे ट्राइब को मिटा देने से कहीं ज़्यादा खतरनाक थी। वेस्टर्न डेजर्ट की महान धरती पर एक ऐसी पुरानी कथा मशहूर थी जिसका शुरुआत कहाँ से हुई ये कोई नहीं जानता था, लेकिन वक्त के साथ ये कथा हर एक ट्राइब के दिमाग में घर कर गई थी। इस लेजेंड को पुरानी किताबों में लिखा गया और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाया गया। पर जैसे जैसे सदियां बीती, लोग इस कहानी को भूलने लगे। ऐसा नहीं था कि वो इसे पूरी तरह भूल गए थे, बस दबे पांव ये कहानी कहीं खो गई थी। इस कथा के मुताबिक हजारों साल पहले वेस्टर्न डेजर्ट कोई रेगिस्तान या कॉन्टिनेंट नहीं था, बल्कि एक विशाल समुद्र था। ये समुद्र 30,000 सालों तक वहां रहा और फिर गायब हो गया, जिसके बाद ये धरती बाहर निकली। उस वक्त इसे वेस्टर्न डेजर्ट नहीं बल्कि वेस्टर्न सी कहा जाता था। ये समुद्र मिल्की वे सी जैसा नहीं था,
इसका पानी बैंगनी रंग का था और इसमें ऐसी शक्ति थी जो हर तरह की जिंदगी को मिटा सकती थी। ये पानी स्पिरिचुअल एनर्जी को भी खत्म कर देता था, जिस वजह से कोई भी जिंदा चीज वहां नहीं रह सकती थी। लेजेंड के हिसाब से पूरे वेस्टर्न डेजर्ट में सिर्फ एक ही जगह ऐसी थी जहां धरती थी और वो सदर्न डोमेन से जुड़ी हुई थी। वो जगह और कोई नहीं बल्कि ब्लैकलैंड्स थी। ब्लैकलैंड्स की ऊंचाई बहुत ज़्यादा थी, इतनी ज़्यादा कि जब पूरा वेस्टर्न डेजर्ट समुद्र बन गया था तब भी ब्लैकलैंड्स पानी से ऊपर बचा रहा। पुरानी कहानियों में बताया गया था कि वेस्टर्न सी बनने से पहले वहाँ बहुत सारे रिसोर्सेज और स्पिरिचुअल एनर्जी थी, लेकिन फिर एक ऐसी बैंगनी बारिश शुरू हुई जो कई सालों तक चलती रही। वो पानी ज़मीन के अंदर नहीं गया बल्कि धरती के ऊपर जमा होने लगा। पहले नदियाँ बनी, फिर झीलें और आखिर में वो एक विशाल समुद्र बन गया। उस बैंगनी बारिश ने हर तरह की वनस्पति और जानवरों को मिटा दिया। ये पूरे वेस्टर्न डेजर्ट के लिए एक महाप्रलय थी, जिसे अपोकलिप्स ऑफ हेवन एंड अर्थ कहा जाता था। इस वक्त 5 पॉइजन्स ट्राइब के हाई प्रीस्ट का शरीर कांप रहा था और उसका चेहरा डर के मारे सफ़ेद पड़ गया था। उसने धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाया ताकि वो बारिश के कुछ बूंदों को पकड़ सके। वो हैरत से उन बूंदों को देखने लगा क्योंकि उसे महसूस हो रहा था कि ये बारिश उसकी कल्टीवेशन को धीरे धीरे ख़त्म कर रही है। उसने नीचे ज़मीन पर देखा जहाँ बैंगनी पानी खून के साथ मिल रहा था। ज़मीन की दरारों में पानी भर गया था और बाकी पानी ऊपर ही तैर रहा था। हाई प्रीस्ट ने कांपती आवाज़ में बोला, ये नामुमकिन है। 5 पॉइजन्स ट्राइब के बाकी नेसेंट सोल कल्टीवेटर्स को भी अब एहसास होने लगा था कि क्या हो रहा है। उनके चेहरे पर खौफ साफ दिख रहा था। जाओ युलान भी पीछे हट गई और सुन्न होकर उस बारिश को देखने लगी। वहीं दूसरी तरफ थॉर्न रैम्पार्ट के अंदर क्रो सोल्जर ट्राइब का ग्रेट फादर हैरत से बारिश को देख रहा था। उसके दिल में अपनी ट्राइब की बर्बादी से भी बड़ा डर बैठ गया था। अपोकलिप्स आ चुका था, वेस्टर्न डेजर्ट का वो महाप्रलय जो हर चीज को मिटाकर उसे समुद्र बना देगा। हाई प्रीस्ट ने कुछ कदम पीछे हटाए। अब उसके लिए ये जंग और जीत का कोई मोल नहीं रह गया था। उसने तुरंत टेलीपोर्टेशन स्पेल चलाने की कोशिश की ताकि वो देख सके कि क्या पुरानी बातें सच हैं, लेकिन स्पेल ने काम नहीं किया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई चीज़ उसकी शक्ति को रोक रही हो। ये देखकर हाई प्रीस्ट के दिमाग में एक धमाका सा हुआ। उसे समझ आ गया कि अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, यहाँ से भागना। हाई प्रीस्ट ने खुद से बोला, हमें यहाँ से निकलना होगा, पूरे ट्राइब को माइग्रेट करना होगा। वेस्टर्न डेजर्ट का नॉर्दर्न हिस्सा सबसे निचला इलाका है, यानी समुंदर सबसे पहले यहीं आएगा। हमें साउथ की तरफ, ब्लैकलैंड्स की तरफ भागना होगा। बारिश और तेज होने लगी थी और स्पिरिचुअल एनर्जी कम होने लगी थी। हाई प्रीस्ट को अब याद आया कि सालों पहले 3 बड़े ट्राइब्स ने ब्लैकलैंड्स पर हमला क्यों किया था। उन्हें पहले से पता था कि ये प्रलय आने वाली है। उन्होंने ब्लैकलैंड्स पर कब्जा कर लिया ताकि जब महाप्रलय आए तो वो सुरक्षित रह सकें। अब जो भी ब्लैकलैंड्स जाना चाहेगा उसे 3 बड़े ट्राइब्स की शर्तें माननी पड़ेंगी। हाई प्रीस्ट की चिंता बढ़ती जा रही थी क्योंकि 5 पॉइजन्स ट्राइब नॉर्थ में थी और ब्लैकलैंड्स बहुत दूर था। हाई प्रीस्ट ने जोर से चिल्लाकर बोला, 5 पॉइजन्स ट्राइब के सभी लोग, मेरा हुक्म सुनो। हमें यहाँ से अभी निकलना होगा। हर कीमत पर पूरी रफ्तार से ट्राइब वापस चलो। जंग अब खत्म हो चुकी थी। हाई प्रीस्ट को अब इस बात का अफसोस हो रहा था कि उसने ये जंग शुरू ही क्यों की। 20,000 कल्टिवेटर्स और हज़ारों नियो डीमंस आसमान में उड़ने लगे और देखते ही देखते वहाँ से गायब हो गए। जाओ युलान ने जाते जाते मैंगहा और उसकी ट्राइब की तरफ देखा। उसकी आंखों में नफरत की आग थी। जाओ युलान ने बोला, मेरा हाथ काटने का बदला तुम्हें 10 गुना चुकाना पड़ेगा। 5 पॉइजन्स ट्राइब के जाने के बाद थॉर्न रैम्पार्ट धीरे धीरे गायब हो गया। मैंगहाओ अपनी जगह से उठा और दूर क्षितिज की तरफ देखने लगा। उसके पीछे बचे हुए 2000 लोग खुश थे कि उनकी जान बच गई, लेकिन मैंगहाओ के दिल पर एक गहरा साया मंडरा रहा था। क्रो सोल्जर ट्राइब का ग्रेट फादर उसके पास आया। उसका चेहरा उतरा हुआ था। मैंगहाओ ने धीरे से बोला, क्या यह सच है? ग्रेट फादर ने भारी आवाज में बोला, 5 पॉइजन्स ट्राइब का इस तरह भागना साबित करता है कि लेजेंड सच है। स्पिरिचुअल एनर्जी खत्म हो जाएगी और सब कुछ तबाह हो जाएगा। अब सिर्फ एक ही उम्मीद है, साउथ की तरफ भागना और ब्लैकलैंड्स तक पहुंचना। मैंगहाओ को अब समझ आया कि सदर्न डोमेन ने वेस्टर्न डेजर्ट को ब्लैकलैंड्स पर कब्जा क्यों करने दिया। वो नहीं चाहते थे कि अपोकलिप्स के वक्त कोई बड़ी जंग हो। मैंगहाओ ने ऊपर देखती हुई बारिश की तरफ देखा और उसकी आंखों में एक चमक आई। उसने सोचा कि हालांकि स्पिरिचुअल एनर्जी खत्म हो रही है, लेकिन उसके पास 5 एलिमेंट्स के टोटम्स हैं। वो तो समुंदर के पानी से भी ताकत हासिल कर सकता है। उसे स्पिरिचुअल एनर्जी की उतनी ज़रूरत नहीं थी क्योंकि वो पिल्स और नियो डीमंस पर निर्भर था। मैंगहाओ ने सोचा कि वो इस महाप्रलय में रहने के लिए सबसे सही इंसान है। उसने अपने पीछे खुश होते हुए ट्राइब के बच्चों को देखा और उसके मन में एक जिम्मेदारी का एहसास हुआ। मैंगहाओ ने आंखें बंद करके बोला, गोल्डन क्रो, मैंने तुम्हारी लेगेसी अब कबूल की है। तुम्हारी ट्राइब मुझे अपना देवता मानती है। क्या यही वो हिफाजत है जो तुम चाहते हो कि मैं इन्हें दूं? पूरे वेस्टर्न डेजर्ट नॉर्थ में बैंगनी बारिश फैल चुकी थी।
आसमान में सूरज गायब हो गया था और हर तरफ अंधेरा छा गया था। ये ऐसी शाम थी जो बहुत लंबे वक्त तक चलने वाली थी। जमीन पर हर तरफ पानी भरने लगा था। ये सिर्फ नॉर्थ में नहीं बल्कि ईस्ट, वेस्ट और साउथ हर जगह हो रहा था। हर तरफ से लोगों के रोने और चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थीं। वेस्टर्न डेजर्ट का अंत शुरू हो चुका था। पूरे वेस्टर्न डेजर्ट की धरती पर हर एक ट्राइब को एक ही कड़वा और मुश्किल फैसला लेना पड़ा, और वो था माइग्रेशन यानी पलायन। पर यह फैसला लेना जितना आसान दिख रहा था, करना उतना ही नामुमकिन था। खासकर क्रो डिविनिटी ट्राइब्स के लिए यहां से निकलने का मतलब था सीधा मौत के मुंह में जाना। पूरे वेस्टर्न डेजर्ट में एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने वाले टेलीपोर्टेशन स्पेल्स ने काम करना बंद कर दिया था। सबसे बुरी हालत वेस्टर्न डेजर्ट के नॉर्थ इलाके की थी, क्योंकि ये सबसे निचली जगह थी। पूरे रेगिस्तान का बैंगनी पानी बहकर यहीं जमा हो रहा था, और ये साफ था कि सबसे पहले समुद्र यहीं बनेगा। अगर क्रो डिविनिटी ट्राइब्स की 5 पॉइजन ट्राइब के साथ जंग ना हुई होती तो शायद उनके पास इतनी ताकत होती कि वो माइग्रेशन कर पाते। लेकिन अफसोस, अब बच्चों और बूढ़ों को मिलाकर उनकी कुल आबादी सिर्फ 2000 रह गई थी। कहाँ वो 10,000 से ज़्यादा लोग थे, और अब उनकी ताकत इतनी कम हो चुकी थी कि वो पूरे रेगिस्तान की सबसे छोटी ट्राइब बनकर रह गए थे। ऊपर से टेलीपोर्टेशन पोर्टल्स बंद थे, और आधे से ज़्यादा लोग मामूली इंसान थे जिनके पास कोई कल्टीवेशन पावर नहीं थी। इसका मतलब था कि उन्हें पैदल चलना पड़ेगा, और वो भी हज़ारों मील दूर। ग्रेट फादर मेंघाओ के पास खड़े थे। उनके बाल सफ़ेद हो चुके थे और चेहरे पर गहरी थकान थी। उन्होंने एक दर्द भरी मुस्कुराहट के साथ मेंघाओ की तरफ देखा। ग्रेट फादर ने बोला, हम पैदल चलकर ब्लैकलैंड्स नहीं पहुंच सकते। वो जगह हमसे बहुत दूर है। अगर एक नैसेंट सोल कल्टीवेटर भी बिना सोए और बिना रुके पूरी रफ्तार से उड़े तो उसे वहां पहुंचने में कम से कम 10 साल लगेंगे, और अगर हम पैदल गए तो हमें 1000 साल से भी ज़्यादा लग जाएंगे। इतने लंबे सफ़र में क्या क्रो डिविनिटी ट्राइब जिंदा बचेगी? उन्होंने अपने पीछे उन कबीले वालों को देखा जो बारिश से बचने के लिए लकड़ी के घर बना रहे थे। उनकी हालत देखकर उनका दिल बैठ गया। ग्रेट फादर ने कहा, ये बैंगनी बारिश धीरे धीरे सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को ख़त्म कर देगी। आखिर में हम सब मामूली इंसान बन जाएंगे। इस बारिश में मौत की वो जिद है जो हमारे शरीर को अंदर से गला देगी और हमें कमज़ोर करके मार डालेगी। बच्चे और मामूली लोग सबसे पहले मरेंगे। पूरे सफ़र में सिर्फ लाशें बिछेंगी। साथ ही पूरे वेस्टर्न डेजर्ट की ट्राइब्स एक साथ माइग्रेशन करेंगी, जिसका मतलब है रास्ते में खाने और रिसोर्सेस के लिए भयानक जंग होगी। हमारी ट्राइब इस हालत में नहीं है कि वो ये सब झेल सके। और मान लो अगर हम किसी तरह 1000 साल बाद ब्लैकलैंड्स पहुंच भी गए तो वहां हमें अंदर कौन आने देगा? वहां जगह बहुत कम है। हम इतनी बड़ी बड़ी ट्राइब्स के सामने अपनी जगह कैसे बनाएंगे? वो लोग हमें क्यों अपनाएंगे? मेंघाओ वहां खामोश खड़ा रहा। उसने देखा कि कुछ कमज़ोर बच्चे बारिश के पानी को छूते ही और ज़्यादा बीमार पड़ रहे थे। ये बारिश सच में सब कुछ मिटा देने वाली थी। ग्रेट फादर ने बोला, इसलिए महामूल्य सेक्रेड एंशिएंट, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि आप हमें छोड़कर चले जाइए। यहां से निकल जाइए और क्रो डिविनिटी ट्राइब्स का साथ छोड़ दीजिए। सेक्रेड एंशिएंट, आपकी कल्टीवेशन और एक ग्रैंड ड्रैगोनियर होने की वजह से कोई भी बड़ी ट्राइब आपको खुशी खुशी अपना लेगी और आपको अपने साथ ब्लैकलैंड्स ले जाएगी। यही आपकी बचने की एकमात्र उम्मीद है। रही बात हमारी, तो हम अपनी धरती नहीं छोड़ेंगे। अगर हमारी किस्मत में मिटा जाना ही लिखा है तो हम अपने पुरखों की मिट्टी में ही मरेंगे। कम से कम इस तरह शायद कुछ बच्चों को थोड़ा और वक्त मिल जाए। मेंघाओ अब भी चुप था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। उसने पीछे मुड़कर वूचन, वुलिंग और उन बच्चों को देखा जो सोते हुए अपनी माँ को पुकार रहे थे। वहाँ कई ऐसे चेहरे थे जिन्हें वो जानने लगा था। उसके पास 2 ही रास्ते थे, या तो वो अपनी जान बचाकर निकल जाए या तो मौत के इस खेल में इनके साथ रुक जाएं। अगर वो चला जाता तो अपनी ताकत की वजह से उसके बचने के चांसेस सबसे ज़्यादा थे, लेकिन अगर वो रुकता। मेंघाओ ने एक ठंडी सांस भरी और बिना कुछ कहे वहां से मुड़कर अपने कोर्टयार्ड की तरफ चल दिया। वहां बारिश बहुत तेज थी। वो अपने नियो डीमंस के बीच बैठ गया। बिग हैरी वहां जख्मी हालत में लेटा हुआ था। मेंघाओ के पास अब सिर्फ 6000 नियो डीमंस बचे थे और वो सब जख्मी थे। गुला बारिश में भीगते हुए उन्हें खाना दे रहा था और उनकी मरहम पट्टी कर रहा था। आसमान का अंधेरा और बारिश की आवाज़ हर पल डर को बढ़ा रही थी। मेंघाओ ने अपने मन में सोचा कि शायद उसे उस पैरेट के वापस आने का इंतज़ार करना चाहिए और फिर निकल जाना चाहिए। वो जानता था कि निकलना ही सबसे सही फैसला है, पर उसका दिल उसे रोक रहा था। उसने इस ट्राइब के साथ वक्त बिताया था और उनकी ये हालत देखकर उसे दुख हो रहा था। वो जानता था कि अगर ये लोग यहाँ रुके रहे तो मौत निश्चित है, और अगर चले तो भी रास्ता दुश्वार है। ब्लैकलैंड्स ही उनकी आखिरी उम्मीद थी, पर वहाँ पहुँचना किसी करिश्मे से कम नहीं था।
2 महीने बीत गए लेकिन बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। हालत इतने ख़राब हो गए थे कि नीचे का इलाका तालाब बन चुका था, इसलिए पूरी ट्राइब को पहाड़ की चोटी पर जाना पड़ा। वहाँ उन्होंने लकड़ी की झोपड़ियाँ बनाई और वहीं रहने लगे। मैंगहाओ रोज़ाना उन उजड़े हुए पहाड़ों को देखता जो अब हरे भरे नहीं बल्कि काले और मुरझाए हुए दिखते थे। हर रोज़ पहाड़ों से जानवर और नियोडीमंस भी भागते हुए दिखाई देते थे। मैंगहाओ ने बोला, अगर मैं तुम सबको अपने साथ नहीं ले जा सकता तो मैं तुम्हारे साथ यहीं रुकूंगा। हम साथ में मौत का इंतज़ार करेंगे। मैं इस बारिश को तुम्हारी पहचान नहीं मिटने दूंगा। क्रो डिविनिटी ट्राइब्स के हर एक सदस्य का नाम इतिहास में रहेगा। मैंगहाओ बहुत मायूस था, पर उसे कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। ब्लैक लैंड्स एक धुंधली उम्मीद की तरह था जहां पहुंचने के लिए हज़ारों दुश्मन ट्राइब से लड़ना पड़ता। लेकिन तभी 1 महीने बाद अचानक एक उम्मीद की किरण दिखाई दी। वो उम्मीद एक आवाज़ के रूप में आई। वो आवाज़ पूरे वेस्टर्न डेजर्ट में गूंज उठी, नॉर्थ से लेकर साउथ तक, ईस्ट से लेकर वेस्ट तक। ये कहना मुश्किल था कि ये कोई जादू था या किसी महान शक्ति की आवाज़, पर वो आवाज़ बहुत पुरानी और रौबीली थी। उस अनजान आवाज़ ने बोला, वेस्टर्न डेजर्ट के मेरे सभी भाइयों और बहनों, ध्यान से सुनो। हम ब्लैकलैंड्स की हेवनली कोर्ट अलायंस हैं, जिसे हेवनली परस्यूट ट्राइब, वाइल्ड फ्लेम ट्राइब और डीमन बटरफ्लाई ट्राइब ने मिलकर बनाया है। ये हमारा पूरे वेस्टर्न डेजर्ट के लिए पहला ऐलान है। मैंगहाओ ने ऊपर देखा। ग्रेट फादर ने अपनी आंखें खोली और ट्राइब का हर एक सदस्य आसमान की तरफ देखने लगा। जो ट्राइब्स माइग्रेशन कर रही थी वो रुक गईं, और जो मौत का इंतजार कर रहे थे उनके दिल कांपने लगे। उस आवाज़ ने कहा, बारी गई बारिश आ चुकी है और वेस्टर्न सी का अपोकलिप्स शुरू हो चुका है। ये बारिश हर जिंदगी और हर शक्ति को मिटा देगी। अब लगभग सारे टेलीपोर्टेशन पोर्टल्स बंद हो चुके हैं। इस महाप्रलय में बचने की सिर्फ एक ही जगह है और वो है ब्लैकलैंड्स। हमने सालों पहले ही वहाँ एक ऐसी जगह तैयार कर ली थी जहाँ वेस्टर्न डेजर्ट की ट्राइब्स पनाह ले सकें, लेकिन जगह कम है, इसलिए हर किसी को अंदर आने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। हम ये फैसला नहीं करेंगे कि कौन लायक है और कौन नहीं, इसलिए हम आप सबको एक मौका देते हैं, एक डीमन स्पिरिट ढूंढने का। मैंगहाओ की आंखें चमक उठीं। वो आवाज़ पूरे रेगिस्तान में गूंज रही थी। उस आवाज़ ने आगे बोला, हमारी भविष्यवाणी और पुराने रिकॉर्ड्स के हिसाब से जब भी वेस्टर्न डेजर्ट समुद्र बनता है तो किस्मत बदलती है और इस धरती पर डीमन स्पिरिट्स पैदा होते हैं। पूरे रेगिस्तान में सिर्फ 10 डीमन स्पिरिट्स होंगे। जो भी ट्राइब ब्लैकलैंड्स के बाहर एक डीमन स्पिरिट के साथ पहुंचेगी, सिर्फ उसे ही अंदर आने की इजाज़त मिलेगी। हम सिर्फ और सिर्फ डीमन स्पिरिट को ही कबूल करेंगे। आवाज़ रुक गई, लेकिन उसके शब्द हर किसी के कानों में गूंजते रहे। लोग हाँपने लगे और उनकी आंखों में जुनून सवार हो गया। मैंगहाओ को अब एक रास्ता दिख रहा था, एक खूनखार भरा मगर उम्मीद से भरा रास्ता। और गाइस, आप इस वीडियो के यहाँ पर ही एंड करते हैं और मिलते हैं न्यू एक वीडियो में। वैसे आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जोर से बताना, और वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं कल एक न्यू वीडियो के साथ।